Good morning, students. In previous video, we studied about the sorting material into groups. In this video, we learned what are objects, what are materials, why it is necessary to classify objects, different types of objects are made from which type of material, what is object, what are the properties of material, according to the property what is the use of that material. Now it is time to do exercise. We will do our exercise from this book Mastering of Science. और कुछ लोगों के पास अभी जैसे नई बुक है वो रिवाइज्ड एडिशन है इसी का, आपका चैप्टर पूरा सेम है बट हो सकता है कि कहीं ऑब्जेक्टिव या कोई फिलिंग द ब्लैंक्स या कोई क्वेश्चन चेंज हो, तो जब स्कूल स्टार्ट होंगे तब उसके अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग रहेंगे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी आपके जितनी भी एक्सरसाइज हैं वह इस बुक के अकॉर्डिंग चल रही हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल चैप्टर 4 की एक्सरसाइज। सो सी हियर द फर्स्ट exercise is tick the correct options. First, grounded glass is a or an material. Grounded glass means the glass which is used in especially in X-ray वगैरह. Soft, opaque, translucent or transparent. It is translucent material. Grounded glass is the example of translucent material. What is mean by translucent? Translucent मतलब कोई ऐसी चीज जिसके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, मीन्स द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली। अगर हम किसी मटेरियल के आर पार देखें और कोई चीज हमें धुंधली दिखाई दे, इट मीन्स वह क्या होगा, ट्रांसलूसेंट मटेरियल होगा। सो ग्राउंडेड ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर? इनमें से कौन सा वाटर में सॉल्युबल है? फर्स्ट सैंड। क्या सैंड पानी में सॉल्युबल है? धूल मिट्टी जो होती है पानी में नहीं घुलती है। प्लास्टिक, प्लास्टिक इज आल्सो एन इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है। कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम लोग घर में यूज करते हैं खाने में, क्या वो पानी में घुलता है? एंड द लास्ट ऑप्शन इज चॉक पाउडर। तो चॉक पाउडर को भी अगर हम पानी में डिजोल्व करके देखेंगे तो वो नहीं घुलेगा। इट मीन्स अवर ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉमन सॉल्ट। जो साधारण नमक होता है वो इजीली पानी में घुल जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर भी करके देख सकते हैं। एक गिलास पानी में अगर आप 1 चम्मच नमक घोलेंगे तो वो इजीली घुल जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा कि पानी के अंदर नमक है। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is insoluble in water? Means insoluble it means जो पानी में नहीं घुलता है। ग्लिसरीन, विनेगर, केरोसिन एंड एल्कोहल। ग्लिसरीन, विनेगर, kerosene and alcohol. Among these, glycerin is soluble in water, vinegar also soluble in water, alcohol also soluble in water, but kerosene is oil and it is insoluble in water. अगर हम पानी के ऊपर केरोसिन डालेंगे तो वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा, केरोसिन की जो लेयर है वो पानी के ऊपर बन जाएगी, हेंस द केरोसिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following does not float on water? Float means होता है तैरना। जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए ऑप्शंस, स्टोन, फेदर, पेपर एंड कोकोनट ऑयल, इनमें से कौन सा जो है वह पानी के ऊपर फ्लोट नहीं करता है, मतलब तैरता नहीं है? तो स्टोन जो है, अगर हम पत्थर पानी में डालेंगे तो पत्थर क्या होगा, डूब जाएगा, इट मीन्स इट विल बी सिंक। सो स्टोन इज डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर। तो ऑप्शन ए, स्टोन पानी पर फ्लोट नहीं करेगा। फेदर, पंख जो होता है वो पानी के ऊपर अगर हम डालेंगे तो फ्लोट करेगा।
पेपर, अगर हम कोई कागज़ का टुकड़ा डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा। कोकोनट ऑयल, अगर हम ऑयल की कुछ बूंदें भी अगर पानी पे डालेंगे तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, अंदर नहीं बैठेगी। एंड द स्टोन इज द करेक्ट आंसर। स्टोन डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ मेटल? मीन्स इनमें से बुक, ऑप्शन ए बुक, ऑप्शन बी इरेजर, ऑप्शन सी पेंसिल एंड ऑप्शन डी नेकलेस। इनमें से कौन सी चीज मेटल की बनी हुई है? तो बुक जो है इट इज़ मेड अप फ्रॉम पेपर। किस मटेरियल की बनी होती है बुक? पेपर की, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इरेजर जो हम यूज़ करते हैं इट इज़ मेड अप फ्रॉम रबर, ये रबर का बना होता है, इसलिए इरेजर इज आल्सो रॉन्ग आंसर। पेंसिल जो होती है, ये पेंसिल आप देख रहे हैं, ये किसकी बनी हुई है? ये ऊपर से वुड की बनी हुई है, अंदर ग्रेफाइट है, इसका मतलब ये भी एक मेटल नहीं है। नेकलेस जो होता है, आपकी मम्मी जो हार वगैरह पहनती है वो मेटल का, इट में भी गोल्डन, सिल्वर, किसी भी मेटल का हो सकता है। तो नेकलेस जो है वह मेटल का बना है। क्यों नेकलेस मेटल का बना है? क्योंकि मेटल के अंदर क्या होता है? मेटल कैसी होती है? शाइनी होती है एंड लस्ट्रस होती है। मेटल के अंदर चमक होती है और वो लस्ट्रस होती है, चमकीली होती है, इसलिए नेकलेस जो है वह किसका बना है? मेटल का। नाउ एक्सरसाइज बी, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में द फर्स्ट हैव लक्चर डैश, तो मेटल्स हैव लस्टर, किसके अंदर चमक होती है? मेटल्स के अंदर। तो सेकेंड, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर, मीन्स एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखना, ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए आपको एक ढेर बना के इकट्ठा करके दे दें और आपको जब बोला जाए कि आप इसमें से अलग अलग टाइप की चीज़ों को क्लासीफाई करें, तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि वो चीज़ें एक जैसी दिख रही हो, या तो दिखने के आधार पे आप उनको क्लासीफाई करेंगे, या उनके नाम एक जैसे होंगे तो आप क्लासीफाई उनको करेंगे, या उनका कलर एक जैसा होगा तो उनको आप क्लासीफाई करेंगे, या उनकी कैटेगरी होगी तो आप उनको क्लासीफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ सामान रख रही हूँ और मैंने अगर आपको बोला कि आप इन्हें क्लासीफाई करिए, देन व्हाट विल यू डू? आप कैसे क्लासीफाई करेंगे इनको? मैंने स्केल को सेपरेट कर दिया, इरेजर को मैं सेपरेट कर दूंगी, यहाँ जो पेन है इनको मैंने सेपरेट कर दिया और पेंसिल को सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया। हमने क्या किया? 4 या 5 चीज़ें जो भी थी उन चीज़ों में से हमने स्केल को अलग कर लिया, इरेजर हमारा कैटेगरी अलग थी, हमने इरेजर को अलग कर लिया, पेंसिल एक अलग कैटेगरी हो गई, इसको अलग कर लिया, और ये पेन थे इनको हमने अलग कर लिया। तो हमारा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ? यहाँ पर हमने क्या किया? पेन, पेंसिल, इरेजर एंड स्केल। अभी यहाँ हमने ये नहीं देखा कि ये पेन कितने टाइप के हैं। यहाँ पर मे बी सारे पेन हैं लेकिन कोई रेड है, कोई ब्लू है, ब्लैक है, तो हमने पेन की कैटेगरी को अलग किया है, उसकी कैटेगरी को ऐसे अलग नहीं किया कि ये कलर वाइज हो। ठीक है, इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक जैसी चीज़ों की ग्रुपिंग करना, उनका ग्रुप बनाना, ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? ताकि कोई भी काम करने में हमें सुविधा हो, कोई भी हमें कुछ चाहिए होता है या हम शॉप पर भी जाते हैं तो वहाँ जब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, इसलिए ग्रुपिंग करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में आप देखते होंगे कि सब्जी का जो थैला होता है उसमें भैया एक टोकरे में टमाटर होते हैं, एक में गिलकी होगी, एक में भिंडी होगी, लौकी होगी, सबको अलग अलग सेपरेट करके रखते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते देन व्हाट विल हैपन? मान लीजिए कि आप लेने गए हैं हरी मिर्ची और उनने एक ढेर बना रखा है, उसके अंदर सारी सब्जियां मिक्स है, तो अगर आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो उनको वो ईजिली अवेलेबल हो जाए, मिल जाए, इसलिए वो उन सब की ग्रुपिंग करके रखते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? टाइम वेस्टिंग होगा, ढूंढने में दिक्कत आएगी और वो अपना काम समय पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्लासिफिकेशन हर चीज़ का ज़रूरी होता है। नाउ द थर्ड, आयरन इज अ मेटल। आयरन जो है वह किस टाइप की मेटल है?
आयरन एक हार्ड मेटल है, अगर हम आयरन को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस नहीं होती, इसलिए आयरन जो है क्या है, लोहा है, हार्ड मेटल है। क्वेश्चन नंबर 4, सेंटेंस 4, विनेगर इज इन वाटर। यहाँ हमको बताना है विनेगर जो है वह सॉल्युबल है वाटर में या इनसॉल्युबल है। मतलब विनेगर अगर आपने देखा हो तो बहुत बार घर पर मम्मी अचार या टमाटो सॉस बनाने के लिए विनेगर का यूज़ करती, हिंदी में हम इसको सिरका बोलते हैं। इसके सिरका जो होता है या विनेगर जो होता है एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। प्रिजर्वेटिव मतलब जो चीज़ों को प्रिजर्व करके रखे, उन्हें खराब होने से बचाए। तो विनेगर जो होता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। नाउ 5th सेंटेंस, अ कॉइन इज हैवियर देन वाटर सो इट विल डैश इन वाटर। कॉइन जो होता है, सिक्का जो होता है वह पानी से भारी होता है, इसलिए जब हम सिक्के को अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये फ्लोट करेगा वाटर पे या वाटर में डूब जाएगा। तो ये पानी के अंदर डूब जाएगा, इट मीन्स इट विल सिंक इन वाटर। सिंक मीन्स होता है डूबना। सेंटेंस नंबर 6, मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। कंप्रेस का मीनिंग होता है किसी चीज का दबना। अगर आप मान लीजिए कि हम ये कॉटन अगर लेते हैं, ठीक है, कॉटन को लिया और अगर हमने इसको कंप्रेस किया, ऐसे इसको दबाया, तो क्या होगा, ये कंप्रेस हो गया, दब गया। इसका मतलब कॉटन जो है ये सॉफ्ट मटेरियल है। वहीं उसी जगह अगर ये पेंसिल में लेती हूँ, इसको मैं प्रेस करती हूँ, पेंसिल किसकी बनी है, वुड की बनी है। इफ आई विल प्रेस दिस पेंसिल, व्हाट विल हैपन, क्या ये पेंसिल दब रही है, कंप्रेस हो रही है, नहीं हो रही। इसका मतलब ये पेंसिल जो है हार्ड मटेरियल की बनी हुई है, और अगर ये कंप्रेस हो जाती है तो सॉफ्ट मटेरियल की बनी। हमारे घर के तकिए, हमारे घर के गद्दे जिसके ऊपर हम लोग सोते हैं, ये किस मटेरियल के बने हैं, सॉफ्ट या हार्ड, ये सॉफ्ट मटेरियल के बने हैं। जब भी हम हमारे तकिए को, कुशन को या गद्दे को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो दब जाता है। इसका मतलब वो मटेरियल कैसा है, सॉफ्ट है। और जो हाथ से नहीं दबता है, कंप्रेस नहीं होता है, वो कौन सा मटेरियल होता है, हार्ड मटेरियल्स। तो मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड मीन्स वह मटेरियल जो कंप्रेस हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट मटेरियल। और वह मटेरियल जो कंप्रेस नहीं होता है उसको बोलते हैं हार्ड मटेरियल। नाउ एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग। द कॉलम ए यू हैव टू मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। ग्लिसरीन ऑप्शंस, गोल्ड, ग्लास, वुड एंड मेल्टेड वैक्स। यहाँ कॉलम बी में दिया है लस्ट्रस, रफ मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, मिसिबल इन वाटर एंड ट्रांसपेरेंट। मिसिबल वर्ड का मीनिंग होता है घुलना या सोल्यूबल, घुलना या सोल्यूबल। तो ग्लिसरीन जो है वह कैसा है, हमने ऊपर भी देखा था यहाँ पर, विनेगर इज सॉल्यूबल इन वाटर, विनेगर के जैसे ही ग्लिसरीन होता है। ग्लिसरीन को जनरली हम लोग घर में एज अ मॉइस्चराइजर के रूप में यूज करते हैं। तो ग्लिसरीन जो होता है पानी में घुल जाता है, इसलिए ग्लिसरीन इज मिसिबल इन वाटर। तो विच वन इज करेक्ट, इन फ्रंट ऑफ ग्लिसरीन यू हैव टू मेंशन ऑप्शन डी। नाउ सेकेंड, गोल्ड। गोल्ड जो है वह मेटल है, और इस गोल्ड कैसी होती है, चमकीली होती है। घर में मम्मी सोने का कोई आइटम पहनती है तो वो कैसा दिखता है, चमकदार। इट मीन्स गोल्ड कैसा है, लस्ट्रस। ऑप्शन ए इज मैच विथ गोल्ड। ग्लास, आपकी खिड़की का जो ग्लास है वह कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है या ओपेक होता है, तो वह ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब उस ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं। ऑप्शन ई इज मैच विथ कॉलम 3। वुड, लकड़ी जो है, लकड़ी कैसी है, रफ मटेरियल है या सॉफ्ट मटेरियल है। तो लकड़ी पे जब अगर हम हाथ फेरेंगे तो हमें खुरदरा सा महसूस होगा, इसलिए लकड़ी जो है वह कैसी है, रफ मटेरियल है। एंड मेल्टेड वैक्स, अगर कोई वैक्स पिघली हुई है उसके ऊपर अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमें वो कैसी दिखेगी, सॉफ्ट दिखेगी। मेल्टेड वैक्स इज मैच्ड विथ सॉफ्ट
material. Okay, all this is exercise A, B and C. You have to note down all these options, filling the blanks and match the following in your fair notebook. One more thing I want to tell you, आप लोगों की एग्ज़ाम 10 तारीख से स्टार्ट होने वाली है और इस एग्ज़ाम के 20 मार्क्स, मान लीजिए 30 मार्क की आपकी एग्ज़ाम होती है तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा 20 मार्क्स में, आपके जो भी मार्क्स आएंगे उनको, और ये 20 मार्क्स के अंदर जो भी आपके मार्क्स आएंगे ये मेन एग्ज़ाम की आपकी मार्कशीट में जुड़ेंगे। तो आप ध्यान रखिए, आपको एक परफॉर्मेंस भेजा गया है, पूरा कैलेंडर भेजा गया है, कैसे कैसे एग्ज़ाम होगी, कब कब एग्ज़ाम होनी है और उनकी क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, ये सब कुछ आपके मोबाइल पे आ चुका होगा मैसेज। तो आप उसे ध्यान से पढ़ें, देखें और हर यूनिट टेस्ट जो भी आपका होता है, टर्म एग्ज़ाम जो भी होती है, उसको आप सिंसियरली लें, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। तो अभी आपका जो यूनिट टेस्ट होने वाला है 10 तारीख से, कितने मार्क्स का होगा, जितने भी मार्क्स का होगा, मान लीजिए 30 मार्क्स का होता है तो उसकी मार्किंग स्कीम को 20 में कन्वर्ट किया जाएगा और ये मार्क्स आपके मेन एग्ज़ाम में जुड़ेंगे। मेन रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा आपका, उसमें ये इस एग्ज़ाम के मार्क्स भी मायने रखते हैं। तो आपको सिंसियरली पढ़ाई करना है। आपकी साइंस में 3 चैप्टर में पूछूंगी। फर्स्ट आपका जो चैप्टर है फूड एंड कंपोनेंट वाला, दूसरा आपका तीनों चैप्टर, फर्स्ट सोर्सेस ऑफ फूड, सेकंड कंपोनेंट ऑफ फूड एंड थर्ड फाइबर टू फैब्रिक। ये तीनों चैप्टर आपके चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर थर्ड, तीनों आपके यूटी फर्स्ट में आने वाले हैं। इनके क्वेश्चन आंसर, इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके फिलिंग द ब्लैंक्स और इनके शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक बात और मैं बोल दूं आपको, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके अभी ऑनलाइन एग्जाम में नहीं आएंगे, तो अभी आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को छोड़ सकते हैं। उसके अलावा आपको सारे क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव्स, लेसन के अंदर जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं इनको भी आपको करना है। आप करके देखें इनको भी, ठीक है। कोई भी एमसीक्यूज नहीं छोड़ेगा और हो सकता है कि कुछ एमसीक्यूज या कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आपके चैप्टर के बीच में से भी आए, इसलिए आपको चैप्टर को भी अच्छे से रीड करना है। इज दैट क्लियर? कल हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। तब तक आपको अपने थर्ड चैप्टर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है और अपनी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इफ़ देयर इज एनी कन्फ्यूजन इन रिगार्डिंग एनी आंसर या क्वेश्चन, आप स्कूल के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मुझसे फीडबैक ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।